हेलो, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सर। आज आप लोग बहुत कम आ रहे हैं। 2-3 चैप्टर इंपॉर्टेंट बचा है, इसको पढ़ लीजिए। सर कुछ लोग कॉलेज में है ना, क्लास अटेंड कर रहे हैं। हाँ जो हाँ घर हाँ, पे है वो कर रहे हैं। ठीक है बेटा, लेकिन ये 3-4 चैप्टर ऐसे थे जो हम चाहते थे कि अगर आप लोग ये जान जाओगे तो आप लोगों को बड़ा काम आएगा। जी सर। चलिए, आज हम बता रहे हैं कि फाइनेंशियल अकाउंट बुक जो हम बनाते हैं, तो आपने देखा होगा, कैश बुक का नाम सुना होगा, लेजर का नाम सुना होगा। ये दो जनरल बुक्स बोली जाती है, कैश बुक, लेजर। सुना है ना? यस सर। अब क्या होता है कि लेजर जो बनता है हमारा, उसमें कहां कहां से एंट्री आती है। एक तो उस लेजर में आएगी कैश बुक से एंट्री, दूसरा आएगी सिंपल सॉरी, कैश बुक जो बनती है वो इतने प्रकार की कैश बुक बनाते हैं हम लोग। एक तो कैश बुक जनरल जो आप लोगों ने पढ़ता है, एक पेटी कैश बुक बनती है। कैश बुक और पेटी कैश बुक में क्या अंतर है? कैश बुक से जब हम अपने किसी एम्प्लाई को पैसा ट्रांसफर करते हैं, उसके नाम से उसको कुछ कैश अकाउंट अमाउंट ट्रांसफर कर देते हैं, ताकि वो अपना खर्चा करता रहे, और आखिरी में, महीने के आखिरी दिन, 15 दिन में, वीकली या डेली वो हिसाब दे दे और उसका वाउचर बन के कैश बुक में पड़ जाए। इसके इनकी ऐसे होती है कि जैसे ये कैश बुक है, कैश बुक, अब कैश बुक से हम पेटी कैश में, सपोज करिए मिस्टर एक्स के नाम से 4,000 रुपया हमने दे दिया। अब कैश बुक जो हमने एंट्री डाली वो पेटी कैश में डाली मिस्टर एक्स के नाम से। इन्होंने अपना इसका एक्सपेंस किया। मान लीजिए इन्होंने 3,900 रुपए का एक्सपेंसेस किया, तो 3,900 रुपए का की रिसिप्ट और 100 नगद, ये इन्होंने फिर से रिटर्न कर दिया। ये अकाउंट राइट ऑफ हो जाएगा। इसको पेटी कैश कहते हैं। इसका यूज ज्यादातर कंस्ट्रक्शन कंपनियों में होता है, क्योंकि रोज कैश से पैसा निकाल करके लाना संभव नहीं होता है। ये इसी सुविधा के लिए बनाया जाता है कि जैसे हमारा कोई सेल्स का बंदा दूसरे शहर में जाके कुछ कर रहा है, हालांकि आजकल डिजिटल युग हो गया है तो चीजें बड़ी आसान हो गई हैं, लेकिन फिर भी कैश का काम तो कैश से ही चलेगा। तो उसको इकट्ठा रकम, एक इकट्ठा कैश दे दिया जाता है कि आप इसको जाके खर्च करिए, और उसके लिए एक पेटी कैश बुक बना दी जाती है। पेटी कैश बुक मेन अकाउंट बुक नहीं है, मेन अकाउंट बुक कैश बुक है। तो पेटी कैश का इस्तेमाल इसलिए किया जाता है। दूसरा है सिंपल कैश बुक। अब सिंपल कैश बुक क्या होती है? सिंपल कैश बुक ये होती है, जैसे आपने देखा होगा कैश बुक, कैश बुक, इसका फॉर्मेट ये होता है, सीरियल नंबर, डेट, पर्टिकुलर्स, क्रेडिट और डेबिट। सॉरी, ये डेबिट यहां नहीं होगा। ये हुआ हमारा रिसीप्ट साइड का, और पेमेंट साइड में होगा सीरियल नंबर, डेट, पर्टिकुलर्स और डेबिट। ये हुआ एक सिंपल कैश बुक का फॉर्मेट। ये सिंपल कैश बुक आमतौर से सब जगह इस्तेमाल की जाती है। इसी क्रम में एक होता है कैश बुक इन 2 कॉलम। कैश बुक 2 कॉलम का मतलब ये हुआ, कैश बुक 2 कॉलम का मतलब हुआ सीरियल नंबर, डेट, हालांकि डेट ऊपर ही आ रही है। कैश बुक हमेशा एक दिन में एक पेज पे एक ही लिखा जाता है। कहीं कहीं जहाँ एक्सपेंसेस कम होते हैं, लोग एक ही पेज पे 2 कर लेते हैं, लेकिन आमतौर से एक ही लिखा जाता है। पर्टिकुलर्स,
इस पर्टिकुलर में क्या लिखते हैं, पर्टिकुलर में जो ट्रांजेक्शन हो रहा है उसकी डिटेल लिखी जाएगी, वाउचर की डिटेल लिखी जाएगी। यहां पे क्या होता है कि क्रेडिट बैलेंस का एक कॉलम होता है, इसमें 2 कॉलम बने होते हैं। क्या होता है, जैसे एक ही वाउचर से 10 प्रकार के खर्चे आ रहे हैं, कन्वेंस का भी खर्चा है इसी में, कार्टेज का भी है इसी में, सैलरी का भी इसी में है, मिसलेनियस एक्सपेंसेस का इसी में है। तो क्या होता है, ये सब का इस कॉलम में हम लिखते चले जाते हैं, इसी कॉलम में लिखते हैं, और इसका जो जोड़ आएगा, इसका जो टोटल आता है वो हम इस कॉलम में ला करके यहां कर देते हैं। इसका फायदा ये होता है कि वाउचर की डिटेल यहां आ गई और टोटल यहां आ गया। जब हम बैलेंस टैली करेंगे तो हमें यहां टोटल करने में आसानी होगी और इसका क्रॉस चेक यहां से हो जाएगा। तो हमारी डिटेल कैश बुक जब बनेगी तो इस तरीके से बनाते हैं। ये हुआ हमारा डबल कॉलम कैश बुक। कहीं कहीं पे क्या होता है, 3 कॉलम कैश बुक हमको रखनी पड़ती है। 3 कॉलम कैश बुक कहाँ रखनी पड़ती है ये आप जानिए। 3 कॉलम कैश बुक वहां बनती है जहां सेपरेटली अलग से कोई सब्सिडरी बुक्स नहीं बनाई जाती, जैसे जर्नल नहीं बनता। तो उसमें भी उसी केस में आपको सीरियल नंबर, पर्टिकुलर्स और हम क्रेडिट इसलिए बता रहे हैं, सेम पैटर्न डेबिट साइड के, मतलब ये रिसीप्ट साइड का है डिटेल, हम आपको एक पैटर्न बता रहे हैं खाली। ये रिसिप्ट है और ये पेमेंट है, कॉलम दोनों के सेम होंगे, सीरियल नंबर, पर्टिकुलर्स और डेबिट। डेबिट का मतलब पेमेंट, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ कि यहां पे हमने 3 कॉलम बनाए, 1, 2 और 3। यहां पे भी हमने 3 कॉलम बनाए, 1, 2 और 3। ये क्या हो रहा है, जैसे सपोज करिए हम कोई जनरल वाउचर पास कर रहे हैं सैलरी का, सैलरी पेबल, अभी पेमेंट नहीं कर रहा, कैश का इन्वॉल्वमेंट नहीं होने जा रहा है, इसको हमने मान लीजिए 5,000 रुपये सैलरी पेबल दिखाया, तो आखिरी में ये यहां भी आएगा और यहां पे सैलरी अकाउंट को डेबिट कर दिया तो यहां भी आखिरी में आ गया 5,000 रुपया। लेकिन कैश का इन्वॉल्वमेंट यहां नहीं हो रहा है, यहां ये जनरल एंट्री पड़ रही है। ये वहीं पे लागू होता है जहां जनरल बुक अलग से नहीं बनाई जा रही है। कई बार बहुत से केसेस में एक ही बुक्स में जहां मैनुअल बुक बनती है, कंप्यूटराइज में तो ऑटोमेटिक वो अलग अलग कर लेता है, लेकिन मैनुअल बुक्स में ये जहां पे जनरल बुक अलग से नहीं बनाई जाती है, जनरल वाउचर अलग से नहीं पढ़ते हैं, वहां पे ये बुक्स बनाई जाती है। अब मान लीजिए इसी में कन्वेंस का खर्चा आ गया, कन्वेंस तो इस कॉलम में आ गया। सपोज करिए हमने 40 रुपया कन्वेंस का पेमेंट किया, हमने कार्टेज का पेमेंट 100 रुपए किया, तो ये 140 रुपया यहां आ गया, ये सॉरी रिसीव किया और यहाँ पेमेंट तो हो नहीं रहा है। इसी तरीके से मान लीजिए हमने किसी और हेड में पेमेंट किया, तो ये 3 कॉलम कैश बुक बनाने का जो पर्पज होता है कि एक ही बुक्स में हम कैश और जनरल दोनों की एंट्री दर्ज कर सकें, नोट कर सकें और यहीं से सीधे लेजर को एंट्री भेज दें। ये मुख्य कारण होता है इस तरह की कैश बुक बनाने का। ये इतने प्रकार की जो हमने आपको कैश बुक पढ़ाई, ये आम तौर से सब जगह लागू होती है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कैश बुक हमेशा कैश ट्रांजैक्शन के लिए ही बनाई जाती है। जब ऑर्गेनाइजेशन में कैश बुक में ही हमें अदर देन कैश एंट्री को दर्ज करना होता है, तब हम 3 कॉलम कैश बुक का इस्तेमाल करते हैं। होने को तो सिंगल कॉलम में भी हो जाएगा, लेकिन बेहतर होगा जब हम 3 कॉलम का रखेंगे,
क्योंकि सबके टोटल लगाने में, सबको रिकंसाइल करने में हमें अकाउंटेंट को बहुत आराम होता है, इसलिए ऐसा किया जाता है। अब आती है बात सब्सिडरी बुक्स। जो ऑर्गेनाइजेशन थोड़ा डेवलप्ड है, जहां पे बहुत सारे काम होते हैं, उनके यहाँ अकाउंटिंग सिस्टम भी बहुत स्ट्रांग है, उनके यहाँ ट्रांजेक्शन बहुत ज्यादा होते हैं, उस केसेस में हम सब्सिडरी बुक्स का निर्माण करते हैं। सहयोगी बुक्स, सहयोगी बुक में क्या होती है, जैसे किसी ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, तो हमने बैंक का ट्रांजेक्शन के लिए अलग बुक्स बना दी, टीडीएस के लिए अलग बुक्स बना दी, परचेज के लिए अलग बुक बनाई, जनरल बुक अभी हम बता रहे थे अलग बनाई, ट्रांसफर रजिस्टर अलग बनाया, सेल बुक अलग बनाई, परचेज की अलग बनाई, सारी बुक्स हमने अलग अलग बना ली। अब इन बुक्स को बनाने से फायदा क्या हुआ कि जैसे हमने एक परचेज बुक बनाई, तो एट ए ग्लांस हमको परचेज की सारी रिपोर्ट, जितनी भी परचेज हुई है इंक्लूडिंग टैक्स की रिपोर्ट के साथ, हमको यहीं से मिल गई। हमको लेजर में जाने की जरूरत नहीं पड़ी, हमको कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ी। ये क्लियर है कि हाँ, जो भी एंट्री आ रही है केवल वो परचेज से रिलेटेड आ रही है, गलती बहुत कम होगी। मैं ये नहीं कहता गलती नहीं हो सकती है, गलती इसलिए हो सकती है कि आगे पढ़ेंगे आप, परचेज बुक में अगर कोई एसेट्स की एंट्री आ गई, गलती हो गई आपकी। एसेट परचेज कर रहे हो, आपकी परचेज नहीं है, आपकी प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी और परचेज में अंतर है। परचेज वो होती है जो हम निर्माण के लिए खरीद रहे हैं या ट्रेड करने के लिए खरीद रहे हैं, और एसेट वो है जो हम उस निर्माण या सेल के लिए, ट्रेड करने के लिए यूज करने के लिए यूज करते हैं। दोनों में ये अंतर है। तो यहाँ पे गलती का कम होगी, क्योंकि अगर अकाउंटेंट जानकार है तो वो एंट्री यहाँ आने नहीं देगा, वो एसेट रजिस्टर में लेके जाएगा। अब ये जो इसको बोलते हैं सब्सिडरी बुक्स, यानी कैश बुक एक बुक हो गई, दिस इज द मेन बुक, इससे हम केवल कैश ट्रांजेक्शन करते हैं। परचेज बुक, इस बुक में हम केवल परचेज की एंट्री चढ़ाते हैं, परचेज से रिलेटेड जितनी चीजें होती हैं वो चढ़ाते हैं। बैंक बुक, बैंक से रिलेटेड जितने ट्रांजेक्शन हैं कैश को छोड़कर, बैंक से अगर कैश निकला है तो वो कैश बुक में जाएगा, इसको कंट्रा एंट्री के नाम से बोला जाता है वाउचर। बैंक क्रेडिट, कैश डेबिट, या बैंक में कैश जमा होगा तो कैश क्रेडिट, बैंक डेबिट, लेकिन कैश के केस में कैश बुक। और अगर बाकी जितने ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, चाहे वो आरटीजीएस हो रहा हो, नेफ्ट हो रहा हो, चेक से पेमेंट हो रहा हो, वो सारा बैंक बुक में दर्ज हो गया। तो यही सेपरेटली हम बैंक को बुक को खोलकर पूरी डिटेल चेक कर सकते हैं। इसी तरह टीडीएस इनकम टैक्स, बहुत बड़ी गलती होती है यहाँ पे। इसका हम अगर सेपरेटली बुक बना लेते हैं तो ये हमको बहुत फायदा देता है। परचेज एंड सेल रिटर्न, परचेज भी रिटर्न होती है और सेल्स भी रिटर्न आती है, इसके लिए हमने एक सेपरेटली बुक बना लिया। जनरल बुक, जनरल वाउचर हर ऑर्गेनाइजेशन में निश्चित पड़ता ही पड़ता है। जैसे कैश वाउचर की अनिवार्यता है, वैसे जनरल वाउचर की अनिवार्यता है। इसके लिए हमने एक सेपरेट बुक बना दी, हम तुरंत एंट्री निकाल लेंगे। सेल बुक, हम जो सेल करते हैं उसके लिए हमने सेपरेटली बुक बना ली। तो आम तौर से जब आप जानिए, ऐसे तो तमाम सारी बुक्स अपनी सुविधा अनुसार अकाउंट डिपार्टमेंट बनाता रहता है, लेकिन इतनी बुक्स बहुत अनिवार्य होती हैं हमको ये बताने के लिए, ये दिखाने के लिए कि हमारी अकाउंटिंग में कैसे हम पारदर्शिता रख पाएं। ये बहुत जरूरी है, पॉइंट नंबर 1। अब ये जो आपने रिकॉर्ड किया, चीजें रिकॉर्ड की, इससे आप हेड वाइज चीजें डिफाइन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इसमें सारी एंट्री आ रही हैं, सारे हेड की एंट्री आ रही है। ये केवल एक सेपरेट बुक्स तो बनी, लेकिन इस जैसे जनरल बुक की हम बात करें तो जनरल वाउचर जितने पास किए गए यहां दर्ज तो हो गया, लेकिन अगर हमसे कहा जाए कि इस जनरल पास किए वाउचर से एक हेड का डिटेल बताइए, तब हम क्या करेंगे? तब उस केस में हमें लेजर की जरूरत होती है। लेजर आमतौर से 2 प्रकार के बनाए जाते हैं।
एक जनरल लेजर और एक पार्टी लेजर। जनरल लेजर और पार्टी लेजर में क्या अंतर है ये आप जान लीजिए। जनरल लेजर और पार्टी लेजर, और ये दोनों अलग बनाने की क्या जरूरत है या एक ही से काम चल सकता है? तो मैनुअल प्रथा में ये पहले एक ही लेजर लोग बनाते थे, फिर बाद में लोगों ने उसको दो लेजर में कन्वर्ट कर दिया। लेकिन अकाउंटिंग जब सॉफ्टवेयर से होने लगी तो दोनों आपस में इनबिल्ड है। उसमें ये अभी तक होना जरा मुश्किल है क्योंकि MIS रिलेटेड वर्क है कि दोनों को अलग अलग कर दे। हम अपने जितने भी ट्रांजेक्शन करते हैं अदर देन पार्टी, पार्टी का जितना भी लेखा जोखा होता है वो हमको यहाँ मिलता है। इसका फॉर्मेट ये होता है, सीरियल नंबर, पार्टिकुलर्स, कहीं कहीं डिस्क्रिप्शन भी लिखते हैं, डेबिट, क्रेडिट और बैलेंस, ये इसका फॉर्मेट होता है। अब हमने कहा कि मिस्टर एक्स का अकाउंट हमको बताइए। एक यहाँ पे लेजर फोलियो नंबर होता है। लेजर फोलियो नंबर ये बताता है कि ये एंट्री कहां से उठ के आ रही है। यहां तक लेजर हमेशा कहीं न कहीं से एंट्री को कॉल करता है। लेजर में जो एंट्री रिकॉर्ड हो रही है वो किसी न किसी बुक से आ रही है। बुक्स कौन कौन सी है? कैश बुक, जनरल बुक, बैंक बुक, परचेज बुक, सेल बुक, वहां से उठ के आ रही है यहाँ पे। तो ये लेजर फोलियो का मतलब है कि जिस बुक से वो आ रही है वो किस पेज से आ रही है, ताकि इस वाउचर तक हम पहुंच सके। अब यहाँ लिखते हैं सीरियल नंबर 1। ये सीरियल नंबर नहीं होगा तो भी काम चलेगा। बाई बिल नंबर 114 डेटेड इतना, कास्ट ऑफ मटेरियल, वाउचर नंबर सच एंड सच। अब देखिए वाउचर नंबर यहाँ पे दर्ज हो गया। वाउचर नंबर ये जो दर्ज हुआ ये आपको उस बुक्स के उस वाउचर तक पहुंचा देगा जहां से आपको डिटेल मिलेगी कि ये काहे का वाउचर है, ये किस चीज का वाउचर है। और वहीं से परचेज बुक से ही एंट्री चली गई स्टॉक रजिस्टर में, तो सारी डिटेल वहां परचेज बुक में दर्ज हो गई। अब यहाँ पे मान लीजिए पेज नंबर 14 से आ रहा है ये वाउचर, ये पेज नंबर 14 पे दर्ज है, यहाँ 14 नंबर दिख गया। अब मान लीजिए ये 1 लाख रुपए का वाउचर था, तो यहाँ पे क्रेडिट बैलेंस खड़ा हो गया 1 लाख रुपया। CR बैलेंस, डेबिट ऑब्लिक CR, तो यहाँ पे CR 1 लाख रुपए ये खड़ा। एक एंट्री तो आई आपकी परचेज बुक से। देखिए अब 14 नंबर की जगह आप ये भी ले सकते हैं परचेज बुक ऑब्लिक 14, क्योंकि 14 नंबर तो किस बुक की है ये क्लियर होना बहुत मुश्किल है। 14 नंबर तो सबका हो सकता है, तो PB लिख दिया, मतलब परचेज बुक का 14 नंबर देखना आपको। फिर अगली बार आपको आपने अमाउंट पेड वाइड RTGS नंबर इतना, मान लीजिए आपने 90,000 रुपए पेमेंट कर दिया। अब यहाँ क्या लिखेंगे? बैंक बुक पेज नंबर 15। ये बैंक बुक, ये जो एंट्री यहाँ दिख रही है इसकी डिटेल बैंक बुक के 15वें नंबर पेज पे लिखी हुई है। आप जाकर के वहां से पढ़ लीजिए। ये नंबर लिखने के बाद अब बैलेंस बचा इसका केवल 10,000 रुपया। तो एक झटके में हम बता सकते हैं कि मिस्टर एक्स के अकाउंट में जो ट्रांजेक्शन हुआ वो केवल ये ट्रांजेक्शन हुए हैं, आखिरी में इनका ये निकल रहा है। यहां से हमारी एक लेजर का पन्ना जैसे पलटेंगे ये डिटेल मिल जाएगी। ये तो हुआ पार्टी लेजर। इस पार्टी लेजर में
हम केवल पार्टीज रिलेटेड ही रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं। जहां पे बहुत सारे ट्रांजेक्शन होते हैं, यहाँ ये व्यवस्था वहां के लिए रखी गई है, बनाई गई है कि जनरल लेजर में पार्टी लेजर आ जाएगी तो लेजर बहुत मोटा हो जाएगा, रख रखाव में दिक्कत होगी, खोलने बैठाने में दिक्कत होगी। तो बेहतर यही है कि दोनों को अलग अलग कर दिया जाए, इसके लिए ये व्यवस्था बनाई गई। तो ये पार्टी लेजर में पार्टी से रिलेटेड चीजें होंगी, और अदर देन पार्टी जितनी भी चीजें हैं वो आपके जनरल लेजर में आ जाएंगी। तो ये बेसिक अंतर होता है जनरल लेजर और पार्टी लेजर में। इसलिए ये दो प्रकार के लेजर आमतौर से रखे जाते हैं। ये सभी ऑर्गेनाइजेशन में ये चीजें आपको मिल जाएंगी। अब आता है तीसरी बात कि ये लेजर में एंट्री आती कैसे कैसे है। ये हमारा जनरल लेजर एंड पार्टी लेजर का एक हमने बनाया हुआ आपको जानने के लिए कि लेजर में हमारी एंट्री कैश बुक से भी आती है, जनरल बुक से भी आती है, परचेज बुक से आती है, सेल बुक से आती है, बैंक बुक से आती है, परचेज रिटर्न की भी डिटेल इसी में आएगी, ट्रांसपोर्ट की आएगी, स्क्रैप की आएगी, फिक्स रजिस्टर की आएगी। सारी एंट्री रिकॉर्ड होगी लेजर में। अकाउंटिंग में सबसे अहम, सबसे डिसीजन वाला जो पार्ट होता है, जहां से चीजें आगे बढ़ती हैं, मतलब एक सेंट्रल पॉइंट, यहीं से बैलेंस शीट की तरफ हम आगे बढ़ते हैं और यहीं से पीछे वाउचर की तरफ जाते हैं, वो होता है लेजर। लेजर में जब अच्छा हमने आपको बताया बैलेंस देख लेते हैं, अब बैलेंस से हम सेटिस्फाइड हैं कि नहीं है, या जो पेमेंट इसमें दिख रहा है वो टेली हो रहा है, रिकंसाइल्ड है कि नहीं है। अगर उसकी डिटेल्स में तहकीकात करनी है तो हम रिटर्न हो जाएंगे इन बुक्स में, यहाँ ढूंढेंगे, क्योंकि यहाँ पे एंट्री यहाँ से आ रही है। और अगर हम सेटिस्फाइड हैं देन हम आगे बढ़ेंगे ट्रायल बैलेंस की तरफ। ठीक है, तो कैश बुक लेजर कैसे बनता है, कैसे काम करता है, ये जानना अत्यंत जरूरी है। सारे बच्चे यही कंफ्यूज होते हैं कि हम बुक्स बनाएं कैसे, बुक्स काम कैसे करता है, बुक्स से हम बैलेंस शीट तक जाएंगे कैसे। अक्सर बच्चे ये कहते हैं कि हम बैलेंस शीट बना लेते हैं, टेली हमने पढ़ा है, टेली में बैलेंस शीट दिया, बैलेंस शीट बना देते हैं, लेकिन वो सही तरीका नहीं है। सही तरीका ये है कि सबसे पहले लेजर जानिए आप कि लेजर बनता कैसे है, लेजर में डेटा आता कहां से है और वो डेटा बैलेंस शीट तक जाता कैसे है। अब बैलेंस शीट से वापस कैसे लेजर में आएंगे और लेजर से यहां तक कैसे पहुंचेंगे और उसके बाद वाउचर तक कैसे जाएंगे और वाउचर से एविडेंस तक कैसे जाएंगे। ये इतनी सर्किल आपको जानना बहुत जरूरी है। क्या क्या सर्किल है? वाउचर, वाउचर से पहले एविडेंस। एविडेंस क्या है? सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट, जिसके आधार पे आपने ये वाउचर प्रिपेयर किया। वाउचर से बुक्स, वो बुक्स कौन कौन सी हो सकती हैं? कैश बुक एंड सब्सिडरी बुक। और यहां से लेजर। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। अब लेजर से आगे हमारा आता है ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस के बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या और मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, यही से होगा, देन बैलेंस शीट। अब आपको ये चार्ट ये बताता है कि हम यहां से स्टार्ट हुए थे और यहां हमारी मंजिल थी। अब यहां पे अगर हमें कोई गड़बड़ चीज नजर आई, यहाँ पे इस जगह जब हम थे तो हम उसे ढूंढेंगे कैसे, हम जानेंगे कैसे गलती कहाँ हुई। हमारी इसी बेस पे हमारे ऊपर इंक्वायरीज होती हैं, स्कूटनी लगती है, टैक्सेशन के जितनी अथॉरिटीज है जांच किसको लेके करती हैं, उसके पास ये सब कुछ नहीं है, केवल ये बैलेंस शीट होती है उसके पास।
जिससे वो जांच करती है कि आप कितना सही हो कितना गलत हो। वो यहाँ कॉमन सेंस लगाती है कि अगर किसी हेड में उसे ज्यादा प्रॉब्लम नजर आ रही है तो वो यहाँ तक पहुंचने की कोशिश करेगा। अगर आपका ये बेस स्ट्रांग है तो आप अच्छे से सेटिस्फाई कर ले जाओगे, अदरवाइज वो डिसअलाउ करके उस पर टैक्स लगा देगा। तो ये किसी भी अकाउंटिंग सिस्टम में काम करने के लिए ये चीज ये सर्किल और ये फ्लो समझना बहुत जरूरी है कि हम कैसे बैलेंस शीट टू एविडेंस, एविडेंस टू बैलेंस शीट। अकाउंट हमेशा साक्ष्य आधारित होता है, अकाउंट कभी हवा में नहीं बनता। अकाउंटिंग चीजों में अगर कोई भी अथॉरिटी ये पूछती है कि हमको इसका साक्ष्य दीजिए और अगर साक्ष्य ऑथेंटिक है तो वो डिसअलाउ नहीं करेगी। लेकिन अगर केवल वाउचर बना के साइन कर दिया है और साक्ष्य नहीं लगा है तो कोई भी अथॉरिटी उसे डिसअलाउ कर सकती है। आमतौर पे जब होता क्या है कि बैलेंस शीट के आगे कोई बढ़ नहीं पाता, बैलेंस शीट जो हमने दे दी वो मान ली जाती है। लेकिन रेंडम बेस पे या किसी इंक्वायरी के आधार पे जब इंक्वायरी बनती है तब वो यहाँ तक जरूर आएगा, इसके बीच कहीं रुक नहीं सकता। इसीलिए हमने आपसे कहा था कि वाउचर बनाते समय हमें इसका विशेष ख्याल रखना पड़ेगा। यानी जब हम कोई भी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर भी सीखते हैं तो ये जानना बहुत जरूरी है कि इसका बेस है क्या चीज। अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में ऑलमोस्ट होता क्या है, वो एंट्री डालना सिखा देते हैं, ठीक है। अब एंट्री डालना तो सीख लिया बच्चे ने, लेकिन एंट्री को पढ़ना नहीं आता उसको, एंट्री को खोलना नहीं आता, एंट्री की मीनिंग्स नहीं पता है उसको। कन्वेंस है, वाउचर डाला उसने, पहले सीट तक पहुंच गया, कोई समस्या नहीं। लेकिन उसके पीछे का लॉजिक क्या है ये समझना बहुत जरूरी है। उसके लिए ये फ्लो जानना आपके लिए बहुत जरूरी होता है कि कैसे ये सिस्टम काम करता है। सबसे पहले हमारे पास सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट का होना, जो ऑथेंटिक अथॉरिटी के द्वारा पास किया गया हो, अलाउ किया गया हो। देन वाउचर बनेगा, उससे वाउचर पास किया गया, वाउचर से बुक्स में रिकॉर्ड किया गया। बुक्स में कौन कौन सी बुक्स में, कैश का से रिलेटेड अगर एक्सपेंसेज है तो कैश बुक में, कैश से रिलेटेड नहीं है अदर देन कैश जितना भी ट्रांजेक्शन हो रहा है वो सब्सिडरी बुक्स में हमने रिकॉर्ड कर दिया। ये एक बड़ा प्रश्न आता है, अक्सर लोग यहाँ कंफ्यूज होते हैं कि सॉफ्टवेयर में तो सब्सिडरी बुक दिखाई नहीं देती, जितने सॉफ्टवेयर चल रहे हैं वहां नहीं दिखाई देती, लेकिन होती वहां भी है। सॉफ्टवेयर जो बनाया गया है वो इसी कॉन्सेप्ट में ही बनाया गया है और कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। तो जब वो चीज बनाई गई है तो वहां वो व्यवस्था है, हमको नहीं मालूम है इसलिए हम नहीं समझ पाते। तो ये यहाँ पे रिकॉर्ड होना चाहिए। यहाँ से सारी एंट्री, इनमें जो भी एंट्री रिकॉर्ड की गई है वो एंट्री यहाँ पहुंचनी चाहिए और वो एंट्री जहां फिट होनी चाहिए वहीं फिट करना है आपको। अगर डेबिट की एंट्री है तो डेबिट कॉलम में, क्रेडिट की एंट्री है तो क्रेडिट कॉलम में, वरना पूरी रिपोर्ट आपकी गलत हो जाएगी। अक्सर हमने सॉफ्टवेयर में ये मिस्टेक पाई है कि जो बच्चे अकाउंटिंग बनाते हैं वो पूरी की पूरी अकाउंटिंग कर जाते हैं साल भर की, लेकिन डेबिट जो एंट्री जो जानी चाहिए थी यानी पेमेंट की एंट्री रिसिप्ट में चढ़ा दी, रिसिप्ट एंट्री पेमेंट में चढ़ा दी। ये ना सॉफ्टवेयर को पता होता है और न मैनुअल बुक्स को पता होता है। ये जो बुक कीपिंग कर रहा है, जो सॉफ्टवेयर को ऑपरेट कर रहा है, उसको ये ज्ञान होना जरूरी है कि हम एंट्री को सही जगह पहुंचाएंगे कैसे। क्योंकि वाउचर जो बना है, वाउचर बनाते समय ये डिसाइड हो गया कि डेबिट और क्रेडिट, पेमेंट और रिसिप्ट, लेकिन जब हम पोस्टिंग किए हमने पोस्टिंग गलत कर दी, या पोस्टिंग सही की तो लेजर की पोस्टिंग गलत कर दी। अगर लेजर तक एंट्री सही नहीं आई है तो कभी आगे एंट्री सही नहीं जाएगी। यहां तक हमको बहुत सावधानी करने की जरूरत होती है कि एंट्री सही जगह जा रही है कि नहीं जा रही है। देन बनेगा ट्रायल बैलेंस, और ट्रायल बैलेंस के बाद फिर मैन्युफैक्चर अकाउंट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट ये बनती है।
हमारे सारे निर्णय जितने होते हैं, पहले तो पीएल और बैलेंस शीट पे होते थे, आजकल हम देख रहे हैं कि अथॉरिटी सीधे ट्रायल बैलेंस मांग देती है, क्योंकि प्रॉफिट लॉस और बैलेंस शीट में कई लोगों ने मैनिपुलेशन किया, ये अथॉरिटीज को मालूम चला, तो उन्होंने कहा इसका ट्रायल बैलेंस भी दे दीजिए। ट्रायल बैलेंस जो मांगा उन्होंने, उसका सबसे बड़ा आधार ये होता है कि इसी ट्रायल बैलेंस के आधार पर लेजर होगा। जितने हेड यहाँ दिखाई दे रहे हैं ट्रायल बैलेंस पे, क्योंकि ट्रायल बैलेंस में कई बार बैलेंसेज नील हो जाते हैं, तो उन्होंने कहा आधार ये लो, उससे लेजर को पकड़ लेंगे हम, नहीं तो ये प्रॉफिट लॉस और बैलेंस शीट का काम चल जाता है, इसी से असेसमेंट कर सकते थे वो। और हमारी अपनी ऑर्गेनाइजेशन की, हमारी सेल्फ जो कैपेसिटी है, उसकी हैसियत आंकने के लिए इसका होना बहुत जरूरी है। हम आपको अभी आगे वाले चैप्टर में पढ़ाएंगे, जैसा हम कह रहे थे 2-3 चैप्टर बड़े इंपॉर्टेंट हैं, उसमें ये चीज जानना बहुत जरूरी है कि ये जो पीएल अकाउंट या मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट हमने बनाया, अगर इसको हमने सही से प्रॉपरली नहीं दर्ज किया है, तो हमारी पूरी एंट्री गलत हो जाएगी, हमको सही रिपोर्ट नहीं मिलेगी। हमारी जितनी एमआईएस रिपोर्ट जनरेट होगी यहीं से जनरेट होगी, यहाँ से, इन सबसे कोई मतलब नहीं है। लेकिन ये जो एमआईएस जनरेट होगी, जिसमें हम डिसीजन लेंगे, निर्णय लेंगे, वो उसकी सारी एंट्री यहाँ से आ रही होगी। चूंकि थोड़ा बहुत काम हो तो आप भी आसानी से जान जाएगा। पूरे 365 दिन का रिकॉर्ड होता है। मान लीजिए अगर 10 एंट्री रोज आई तो 3600 एंट्री के आसपास हो गई। अब 3600 एंट्री में से निर्णय लेने के लिए जब हमको कोई चीज समझनी पड़ेगी तो ढूंढ पाना बहुत मुश्किल होता है। उसका सबसे बड़ा आधार होता है पीएल और बैलेंस शीट, प्रॉफिट लॉस एंड बैलेंस शीट, जिससे हम निर्णय लेते हैं, जिससे हमारे केस असेसमेंट होते हैं, जिससे हमारी कोई भी इकोनॉमी, कोई भी अर्थव्यवस्था को कंट्रोल करने का निर्णय लिया जाता है, किसी भी प्रकार की एमआईएस देखी जाती है, अपने क्लाइंट कस्टमर्स की रिपोर्ट देखी जाती है। ये आगे पढ़ेंगे तो आप जान जाएंगे। तो आज हमें पढ़ाना था आपको सब्सिडरी बुक्स और लेजर। लेजर कैसे बनता है वो हमने आपको बताया, सब्सिडरी बुक्स क्या होती है वो बताया, कैश बुक क्या होती है वो बताया। किसी का कोई क्वेश्चन हो तो हमसे पूछ सकता है। जी बच्चों, बोलो बेटा, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? अच्छे हैं नहीं क्या? चलिए, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा हो तो आप हमको मेल डाल दीजिए, हमसे दोबारा पूछ लीजिएगा, हम और क्लियर कर दें। हो सकता है आप अकाउंट्स के लोग ना हो तो आपको कुछ चीजें समझने में असुविधा हो सकती है, आप हमसे फिर से पूछिएगा, हम फिर बताएंगे। एक हमने अभी फ्लो बताया है, अकाउंटिंग के लिए क्या क्या चीजें मेंटेन करना जरूरी होती है, क्यों मेंटेन करना जरूरी होती है, बुक्स के बारे में आज हमने आपको पढ़ाया है। कोई चीज समझ में नहीं आए फिर से वीडियो देखिएगा, समझ में नहीं आए हमसे फिर से पूछिएगा, हम फिर बताएंगे आपको, ठीक है? आज हम बस इतना ही पढ़ाएंगे क्योंकि बच्चे भी कम हैं। नेक्स्ट जो पढ़ाएंगे वो आपको और अच्छा चैप्टर है, तो कोशिश करिए अपने मित्रों, अपने साथियों को बताइए कि 3 क्लासेज और बची हैं और ये तीनों इंपॉर्टेंट क्लासेज, ये पढ़ लें ताकि हम लोग आपका सर्टिफिकेट जारी कर सकें, जो आपके हमेशा काम आएगा। सर्टिफिकेट सर्टिफिकेट एक साइन कंपनी कर रही है, एक कोई डिग्री कॉलेज कर रहा है, तो वो सर्टिफिकेट ऑथेंटिक सर्टिफिकेट होगा, आपके काम आएगा, आपके यूज में आएगा। साथ ही साथ आप इसे पढ़ करके अपना कॉन्सेप्ट भी क्लियर कर लीजिए, यही हमारा उद्देश्य भी है, ठीक है? यस सर। ओके बच्चा, थैंक यू।